प्रिय छात्र एवं छात्राओं, बीए प्रथम वर्ष की समस्त छात्राओं का आज की क्लास में स्वागत है। मैं आज राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र में सामाजिक समझौते के दायरे को मेंटेन करते हुए उसके बारे में आपको अवगत कराते हुए मैं ये चर्चा करता हूँ कि राजनीति विज्ञान में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसा टॉपिक है उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, उसकी प्रमुख बातें क्या हैं, प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है, उन सब की चर्चा हम करते हैं। इसकी पूर्व क्लास में मैंने बताया कि थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक जैसे विचारकों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित अपने अपने विचारों को प्रतिपादित किया है। उनके विचार विमर्श करने के पश्चात ये अनुभूति की गई है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत किस रूप में प्रभावशाली रहा है, उसके प्रमुख बिंदु कौन कौन से रहे हैं, क्या तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त होती है, उन सब पर चर्चा की गई। आइए आगे हम चर्चा करते हैं रूसो ने किस प्रकार से सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है और उसका समाज के प्रति क्या संदेश रहता है, उन सब पर परिचर्चा करते हैं और उसकी सामान्य इच्छा के सिद्धांत जो हैं वो किस तरह से प्रभावशाली रहे हैं। इन समस्त पहलुओं पर विचार करते हुए हम अध्ययन करेंगे, जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं इस पर। सबसे पहले देखते हैं कि जिस प्रकार से हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे सामाजिक विचार यानी कि राजनीतिक विचारकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। जैसा कि मैंने अगर चर्चा कर ले देखें तो थॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन में जो 1651 में प्रकाशित हुई थी और जॉन लॉक की जो टू ट्रीटीज एंड गवर्नमेंट जो 1690 में प्रकाशित हुई और उसी तरह 1762 ईस्वी में प्रकाशित हुई रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो कि कंपटीशन में बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से इसको देखा जाता है, इसकी चर्चा की जाती है। तो इस सब का अध्ययन अगर हम करते हैं, देखते हैं तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, उन पर प्रकाश डालते हैं। तो रूसो की जब हम चर्चा करें तो रूसो कहता है, रूसो ने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत में प्रतिपादित किया है कि 1762 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक कौन सी है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके अंतर्गत उन्होंने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को बताने का सदैव प्रयास किया है। इसमें कहा गया कि हॉब्स और लॉक के समान ही रूसो द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। जैसे हॉब्स और लॉक जैसे विचारक इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं, ठीक उसी प्रकार से रूसो भी इस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। ठीक, अगले क्रम में देखते हैं कि रूसो जिस प्रकार समझौते की चर्चा करता है उसमें वो प्रजातंत्र का अग्रदूत बन जाता है। अर्थात कहने का मतलब अगर लोकतंत्र की चर्चा करें तो जिस प्रकार से उसने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, उसमें अगर कहा जाए तो प्रजातंत्र लोकतंत्र का वो सबसे मुखिया बन जाता, अग्रदूत, आगे चलने वाला बन जाता है। प्रजातंत्र का अग्रदूत बन जाता है। रूसो के सिद्धांत का प्रतिपादन और निम्न रूपों में करता है, जिसकी चर्चा हम आगे करते हैं। तो आइए देखते हैं उसके निम्न रूप कौन कौन से हैं, जिसमें से मानव का स्वभाव कैसा होगा, प्राकृतिक अवस्थाएं कैसी होंगी, सामाजिक समझौते का कारण क्या होगा, समझौता क्या होगा, आदि चीजें जो हैं, इन पहलुओं को अध्ययन हम इस माध्यम से करते हैं। अगले क्रम में चर्चा करते हैं कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया है जीन जैक्स रूसो ने, उन्होंने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत में बताने का प्रयास किया है कि इसको निम्न बिंदुओं के माध्यम से पहले बार हल करते हैं। वो कहते हैं मानव स्वभाव कैसा था, प्राकृतिक अवस्थाएं कैसी थी, समझौते का कारण क्या था, समझौता क्या था, उन समस्त पहलुओं पर मैं अध्ययन करता हूँ और चर्चा करते हैं कि मानव का स्वभाव कैसा था और प्राकृतिक अवस्थाएं कैसी थी। तो रूसो पे जब चर्चा करें तो रूसो एक प्रसिद्ध विचारक है जिसे आदर्श दार्शनिक के रूप में भी जाना जाता है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है सामाजिक समझौता, जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में भी जाना जाता है। ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है और इसका एक कंपटीशन में बार बार पूछी जाती है, तो इसकी भी चर्चा कर देते हैं। तो रूसो अपने प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक समझौते के दायरे में लिखता है, सामाजिक समझौते नामक पुस्तक में लिखता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह सर्व जंजीरों में जकड़ जाता है। यानी कि रूसो का मानना है कि मनुष्य जब पैदा होता है तब वो क्या था, स्वतंत्र था, परंतु जैसे ही वो पृथ्वी पर जन्म लेता है वो सामाजिक जंजीरों में जकड़ जाता है, रिश्तों की जंजीरों में जकड़ जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं कंपटीशन में। इस वाक्य में रूसो इस तथ्य का प्रतिपादन करता है, कहता है कि मनुष्य मौलिक रूप से अच्छा था। इस स्टेटमेंट से भी अगर हम चर्चा करें तो साफ जाहिर होता है कि मनुष्य मौलिक रूप से अच्छा था और सामाजिक बुराइयां ही मानवीय अच्छाई में बाधक होती हैं। जो समाज की बुराइयां हैं वो मानव की अच्छाई में बाधा के रूप में काम करती हैं। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि मूल रूप से अगर मनुष्य की चर्चा की जाए तो वो अच्छा था, परंतु ये सामाजिक जो बुराइयां हैं ये मनुष्य के अंदर जैसे ही प्रवेश करती हैं वो मनुष्य भी क्या हो जाता है, बुराइयों के दर्पण में दिखने लगता है, बुराइयों की आड़ में आ जाता है। अगले क्रम में चर्चा करते हैं कि प्राकृतिक अवस्था के लिए रूसो समाज को किस रूप में देखता, आदर्श बर्बर जैसे शब्द का प्रयोग करता है। ये आदर्श बर्बर अपने में इतना संतुष्ट था कि ना तो उसे किसी साथी की आवश्यकता थी और ना किसी अहित करने की आवश्यकता इच्छा थी। यानी कहने के मतलब जो आदर्शवादी व्यक्ति होता है उसे किसी की आदर्श बर्बर जो व्यक्ति होता है उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, उसे सब कुछ नियमानुसार प्राप्त हो जाता है। तो रूसो इस बात पर जोर देता है कि आदर्श बर्बर शब्द का जो प्रयोग करता है वो कहता है कि आदर्श बर्बर अपने में ही इतना संतुष्ट है, यानी अपने आप में वो खुश था, इतना संतुष्ट था कि ना वो किसी साथी की आवश्यकता महसूस करता था और ना ही किसी का अहित करने की उसके मन में कोई विचारधारा थी, ना किसी का अहित करना चाहता था। तो ये क्या था, आदर्श बर्बर के प्रमुख लक्षण के रूप में देखा जाता है, आदर्श बर्बर का रूप देखा जा सकता है, इस प्रकार कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति किस रूप में देखा जाता है, व्यक्ति एक भोले और अज्ञानी बालक के रूप की भांति सादगी और परम सुख का जीवन व्यतीत करता था। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था पूर्ण स्वतंत्रता और समानता, जीवन पर कपट रही जीवन की अवस्था थी। यानी कि जो रूसो बताना चाहता, जब व्यक्ति जन्म लेता है यानी बालक के रूप में होता है तो वो किस रूप में देखता था, उसको कहा गया कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एक भोला और अज्ञानी बालक की भांति था, उसे कुछ पता नहीं था, वो अज्ञानी बालक की भांति था, उसके अंदर सादगी, परम सुख और जीवन व्यतीत करता था। इस प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण स्वतंत्रता, समानता और जीवन पर कपट रहित जीवन की अवस्था थी, अर्थात उस पर कोई छल कपट नहीं था, सब कुछ बाकायदे चलता था। तो ऐसी व्यवस्था को प्राकृतिक अवस्था क्या रूसो ने दर्जा दिया। ठीक, आइए अगले क्रम में चर्चा करते हैं। आइए अगले क्रम में चर्चा करते हैं कि रूसो के द्वारा जो समझौता हुआ, समझौते के कारण प्रमुख क्या क्या थे, उन सब पर विचार विमर्श कर लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि प्राकृतिक अवस्था किस रूप में थी, एक आदर्श अवस्था के रूप में प्रचलित थी, लेकिन कुछ समय के पश्चात, समय बीतता गया, कुछ समय के पश्चात कुछ समय बाद ऐसे कारण उत्पन्न हुए जिन्होंने इस अवस्था को दूषित कर दिया। ऐसे तमाम कारण उत्पन्न हुए जिन्होंने इस अवस्था को दूषित कर दिया। कृषि के आविष्कार के कारण भूमि, अस्थायी अधिकार और इसके परिणाम स्वरूप संपत्ति की भावना को लेकर, संपत्ति को लेकर दुर्भाव होने लगा, व्यक्तियों में आपस असमंजस बदलने लगा, असमंजस होने की स्थिति आ गई। तब तेरे मेरे तेरे की भावना का विकास हुआ, ये मेरा है तेरा है की भावना का विकास हुआ और सामाजिक स्थिति जो है, प्राकृतिक अवस्था जो है, एक हलचल की अवस्था के रूप में परिवर्तित हो गई। अब आगे देखते, जब प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक भूमि पर अधिकार करने की इच्छा करने लगा
नहीं किया। हर व्यक्ति चाहता था कि अधिक से अधिक जमीन को कब्जा ले, भूमि को अपने अधिकार क्षेत्र में कर ले। जब ऐसी स्थिति बन गई तो शांति जो था वो क्या हो गया, भंग हो गई। शांतिमय जीवन क्या हो गया, नष्ट हो गया। जो शांतिमय जीवन व्यतीत करते थे लोग वो नष्ट हो गया और समाज की लगभग वही दशा हुई जो हाब्स की प्राकृतिक अवस्था में थी। अर्थात कहने का मतलब जो रूसो कहता है कि जो रूसो इस समाज की उत्पत्ति का दायरा जो मानता है, या स्थापना दायरा मानता है, वो संपत्ति को मानता है कि संपत्ति ही संघर्ष का कारण बनी है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हाब्स की प्राकृतिक अवस्था और रूसो की इस अवस्था को हम इक्वल समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, रूसो का मानना है, क्या कहता है, संपत्ति को समाज की स्थापना के लिए उत्तरदायी मानता है। रूसो कहता है कि संपत्ति ही समाज की स्थापना के लिए उत्तरदायी है, वही जिम्मेदार है। संपत्ति के द्वारा ही राज्य की, समाज की स्थापना। प्राकृतिक दशा का आदर्श रूप नष्ट होकर युद्ध, संघर्ष, विनाश का वातावरण उपस्थित हो गया। जो प्राकृतिक दशा की जो चर्चा की जा रही थी, जो बात की जा रही, वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। किस कारण, संपत्ति के कारण। संपत्ति के कारण लोगों के अंदर ये भावना विद्यमान हुई कि अधिक से अधिक जमीन को कब्जा ले, अधिक से अधिक भूमि उसके अंडर में हो। तो वो व्यवस्थाएं जो है प्राकृतिक दशा को आदर्श रूप जो था उसको नष्ट हो गया और वहां पर युद्ध और संघर्ष, विनाश का वातावरण उपस्थित। ठीक है, अगले क्रम में चर्चा करते हैं। युद्ध, संघर्ष का वातावरण अंत करने के लिए व्यक्तियों ने पारस्परिक एक समझौता किया और उस समझौते के दौरान एक समाज की स्थापना करने का निश्चय। जब वो समस्याएं आई, उस समस्याओं से निपटने के लिए व्यक्तियों ने एक समझौता किया और उस समझौता किस रूप में था, एक समाज की स्थापना करने की रूप में। ठीक, तो ये मेन कारण है। आइए अगले क्रम में चर्चा करते हैं। आइए अगले क्रम में चर्चा करते हैं। देखते हैं कि रूसो ने जिस प्रकार के समझौता की बात की गई, किस प्रकार से समझौता होगा, उसका प्रमुख कारण क्या होगा। रूसो के समझौते के द्वारा क्या तय होता है, यह निश्चित क्या होता है, ये देखते हैं कि लोकतंत्रीय समाज की स्थापना होती है। कैसे समाज की स्थापना की जाती है, एक लोकतंत्रीय समाज की स्थापना होती है जिसके अंतर्गत संप्रभुता संपूर्ण समाज में निहित होगी। संप्रभुता क्या होगी, संपूर्ण समाज में निहित होगी और प्रत्येक व्यक्ति उसका एक सदस्य होगा। और यदि सरकार सामान्य इच्छा के विरुद्ध शासन करती है, यानी कि यदि सरकार सामान्य इच्छा के विरुद्ध शासन करती है तो जनता को यह अधिकार होगा कि वो उस सरकार को बर्खास्त कर दे। ठीक, तो कहने का मतलब सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो रूसो के समझौते से साफ सिद्ध होता है कि उसने एक निश्चय किया कि एक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना की और लोकतांत्रिक समाज में संप्रभुता संपूर्ण समाज में निहित होनी। संपूर्ण समाज से एक संप्रभुता होगी और संप्रभुता वो शासन करेगा, वही सरकार बनाएगी और सरकार शासन करेगा। सरकार अगर कोई नियम कानून जनता के विरोध में, यानी कि जनता के सामान्य इच्छा के विरुद्ध में कार्य करती है तो जनता के अधिकार होगा कि वो सरकार को बर्खास्त करे। ठीक, तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि जीन जैक्स रूसो ने किस प्रकार से सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, उसमें प्रमुख बिंदु कौन कौन से थे और उसके सामाजिक समझौते का दायरा क्या था, उस समस्त पहलू पर मैंने अध्ययन किया, आप तक वो जानकारी पहुंचाई। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।